अयोध्या केस में अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 जनवरी को होगी। इससे पहले नए बेंच कायम की जाएगी। कहा जा रहा है नई बेंच का कयाम होगा। आज जैसे ही समाअत के लिए बेंच बैठी, मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस यूयू ललित से बात की। जस्टिस यूयू ललित ने केस से अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की। वाज़ेह है कि अयोध्या केस में ललित कल्याण सिंह की पैरवी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आराजी तनाजे की समाअत जुमेरात 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनीय आईनी बेंच जैसे ही इस मामले की समाअत के लिए बैठी, मुस्लिम फरीक की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस उदय उमेश ललित की मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। राजीव धवन ने दलील दी कि अयोध्या तनाजे से ही मुताल्लिक एक मामले में जस्टिस ललित वकील की हैसियत से साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की पैरवी कर चुके हैं। ऐसी सूरत में इनको मामले की समाअत से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद जस्टिस ललित ने समाअत से हटने का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में जस्टिस गोगोई ने ये कहते हुए अगली समाअत की तारीख 29 जनवरी तय कर दी कि जब बेंच का जज ही इससे अलग होना चाहता है तो समाअत के लिए नई बेंच की तश्कील जरूरी हो गई है। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। मैं वहाँ जो है गंगा जल पी करके और 1 महीने तक तपस्या करूंगा। या तो धर्माचार्यों से मेरा आग्रह होगा कि जिएंगे तो राम का मंदिर बनना चाहिए और नहीं तो अब जिएंगे नहीं। सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं तो ये तो पूरा देश के जनता को भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मामले की समाअत के लिए 29 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने से कबल जस्टिस गोगोई ने मामले की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच की बजाय 5 रुकनी आईनी बेंच कायम करने से मुताल्लिक धवन के सवालों के जवाब भी दिए। आईनी बेंच में जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस रमन और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। अब समाअत के लिए नई बेंच तश्कील दी जाएगी, लेकिन मामला फिलहाल टल गया है। माहिरीन का कहना है कि अयोध्या मामले में इस तरह की बेंच तश्कील करना चौंकाने वाला है। अभी तक ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई है जब सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए आईनी बेंच की तश्कील की गई हो। अब अगली तारीख 29 जनवरी तय हुई है, लेकिन जल्द सुनवाई और मामले को किसी हतमी नतीजे पर ले जाने के दावे को एक बार फिर झटका लगा है। अदलिया इस निहायत हसास मामले पर जल्दबाजी में नहीं है, जबकि समाज का एक हिस्सा चाहता है कि इस मामले का जल्द से जल्द कोई हल निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बाबरी मस्जिद मुकदमे से जस्टिस यू उदय ललित के अलग हो जाने का यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खैर मकदम किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुकन इमरान महबूद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि माजी में जस्टिस यू ललित बाबरी मस्जिद मुकदमे में कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। इमरान महबूद खान ने कहा कि जस्टिस ललित को इस बात की इत्तला सुप्रीम कोर्ट को पहले ही देनी चाहिए थी। इमरान महबूद खान ने मजीद कहा कि बाबरी मस्जिद केस की समाअत में हो रही ताखीर के लिए किसी भी फरीक को मौरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। ये है कि जस्टिस यू ललित को इस बात की इंफॉर्मेशन बहुत पहले हो गई कि वो मेंबर ऑफ दैट बेंच हैं। ऐसी सूरत में उनको खुद चाहिए था कि वो CJI को इंटीमेट करते या इन्फॉर्म करते कि हमको इस बेंच का मेंबर न बनाया जाए, क्योंकि उन्हें पहले से ये बात मालूम है कि वो इसी से रिलेटेड मामले में कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। तो ये जो डिले है ये फ्रॉम द साइड ऑफ बेंच है, इट इज़ नॉट फ्रॉम साइड ऑफ एनी पार्टी। ये एलिगेशन एक पक्ष ने ज़बरदस्ती टालने के लिए ऐसा किया, बिल्कुल गलत है।
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले में अदालत के काम को मुतासिर करने का इल्जाम लगाया। उलमा बोर्ड का मानना है कि कुछ तंजीमें नहीं चाहती कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मामले में अदालत के फैसले की पासदारी हो, इसलिए ये तंजीमें अदालत के काम को मुतासिर करना चाहती हैं। उलमा बोर्ड का ये भी मानना है कि तलाक सलासा पर हुकूमत ने बिल पास करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तलाक सलासा पर बिल पास होने के बाद हिंदू तंजीमों ने मोदी हुकूमत से पूछना शुरू कर दिया है कि जब इस इशू पर बिल पास हो सकता है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं। यही वजह है कि हुकूमत की सरपरस्ती में ये तंजीमें अदालत के साथ मुल्क का माहौल खराब करना चाहती हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ देखिए हमारे नुमाइंदे की खास बातचीत। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के मामले में हमें देख रहे हैं कि बार बार तारीखें पड़ी। तारीखों को लेकर मुस्लिम उलमा बोर्ड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनका अपना एक मौक़िफ़ वो चाहते हैं कि अदालत का जो फैसला है उस पर अमल होना चाहिए, लेकिन जो उस पर गैर तरीके सियासी तरीके से जो उस पर दबाव डाला जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो है मुकदमे की समात को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं आखिर जो बार बार तारीख पे तारीख पड़ रही है, आप क्या मानते हैं? अच्छा, बार बार तारीख पे तारीख मिलना तो खैर लोकतंत्र का एक अच्छा हिस्सा माना जाएगा और जो जजेस की बेंच बनी है वो बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि वो भी न्यायालय के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग जो उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं वो जो जबरियन बातें करते हैं और इस मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको समझाएं कि वो भी न्यायालय को सर्वोपरि माने। जितना आपने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए उसको समझाएं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से 3 तलाक मामले पर जो है ऑर्डिनेंस आया है उसको लेकर जो है अलग तरह की राय आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इस मामले से पार्टी जो है हुकूमत कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है, इसलिए जो है उस मामले से नजर हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सही बात है, मगर अब हमारी उम्मीद यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को ज़्यादा तूल न देते हुए इसको जितनी जल्दी हो सके इसको ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान की जनरेशन जो है, हिंदुस्तान की आवाम भी अब राम मंदिर मुद्दे को बहुत ज़्यादा झेल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा उसका सामना नहीं कर सकती। जो भी फैसला होगा मानेंगे। हमें देख रहे हैं बीजेपी के एजेंडे में 3 तलाक का मुद्दा कहीं नहीं था जी, लेकिन 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस आने के बाद जिस तरह से उन पर दबाव बना कि बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर, राम मंदिर के मामले को लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाए, तो आपको क्या लगता है कि 3 तलाक के मुद्दे में सरकार कहीं ना कहीं फंस गई है? देखिए, 3 तलाक का मुद्दा जो था उनके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन चूंकि राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में था तो राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए 3 तलाक का मुद्दा लाया गया जिससे हम इससे इधर उधर हो सके। लेकिन हिंदू समाज जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को समझ गया है और उसने सरकार को बैकफुट पे लिया है। ऑर्डिनेंस जो तलाक पर ऑर्डिनेंस आया है उसको आने के बाद सरकार बैकफुट पे चली गई है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर जो समात हो रही है, यहाँ की जो उलमा बोर्ड और दानिश्वर जो हैं उनका मानना है जो अदालत का जो फैसला है और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौकूफ है उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो सियासी तौर पर और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बार बार इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, वो उनको मंजूर नहीं है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। दर्द इतना न पालिए साहब, बात इतनी न टालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। कोई मंजिल तो ढूंढिए आखिर, कोई रास्ता निकालिए साहब। बात इतनी न टालिए साहब, दर्द इतना न पालिए साहब। कोई रास्ता निकालिए साहब, कोई रास्ता निकालिए साहब। दिल्ली के YMCA ऑडिटोरियम में नजीब गुमशुदगी केस और नजीब के लिए इंसाफ की कानूनी लड़ाई पर मबनी डॉक्यूमेंट्री अम्मी को पेश किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने एक मरतबा फिर नजीब केस में इंसाफ की जद्दोजहद कर रही तलबा तंजीमों और नजीब की वालिदा के हौसले बुलंद कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए रुकन पार्लियामेंट मनोज झा भी पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने CBI को निशाना बनाया। इस मौके पर नजीब की वालिदा ने इंसाफ की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान भी किया। प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे गुजरात के रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी ने CBI की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। देखिए, सरकार नाकामयाब रही है और एजेंसीज जब स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, और हम लगातार कह रहे हैं
इस हुकूमत में जो सबसे बड़ा डर हमने देखा है कि ये सारी एजेंसीज स्क्रिप्ट लेके काम करती है। नजीब इनकी प्राथमिकताओं में नहीं था और नजीब के मसले में जिन लड़कों के नाम थे वो उनकी प्राथमिकताओं में था, तो उनको बचाने की कोशिश में एक इंसान को आप ढूंढ नहीं पाए। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूं कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस लड़ाई को इन्होंने मुकम्मल लड़ा है। देखिए, जब लोकल पुलिस ढंग कर जांच नहीं करती, हर एक स्टेट का सीआईडी क्राइम ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, तो एज अ लास्ट रिकोर्स दूसरा कोई विकल्प न बचने के चलते जनता जाती है सीबीआई के पास, न्यायतंत्र के पास। इस मामले में सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है वो इन परिस्थितियों में किया है कि जिसको देखकर हमको लग रहा है कि सीबीआई को ही ताला लग जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह पे मुझे भरोसा है कि मेरा नजीब मुझे वापस मिलेगा, लेकिन ये भी एक मेरी कोशिश है कि आगे से कोई और नजीब पैदा ना हो, किसी और माँ को मेरी तरह सड़कों पे ना उतरना पड़े। लोअर कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दी है और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जब वहाँ पे ट्रायल होगा, गुनाहगार भी आएंगे, आई विटनेस भी आएंगे, सच्चाई तभी सामने आएगी और हमें यकीन है बहुत जल्द रिजल्ट सामने आएगा 2019 से पहले इंशाल्लाह। कौमी अक़लियती कमीशन ने मरकजी हुकूमत के जरिए माशी पसमानदगी की बुनियाद पर आला ज़ात को रिजर्वेशन की हिमायत की है। कौमी अक़लियती कमीशन ने मरकजी हुकूमत के फैसले को तारीखी करार दिया। न्यूज़ 18 से बातचीत में कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी ने इस रिजर्वेशन से मुसलमानों को भी फायदा मिलने की बात कही है। केंद्र सरकार ने आला ज़ात के लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया है जो माली तौर पर कमज़ोर होंगे, माशी तौर पर कमज़ोर होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गैरुल हसन रिजवी हैं। रिजवी साहब जी, कैसा लग रहा है आपको ये, किससे कुछ फ़ायदा होगा? खासतौर से आप अक़लियतों के से ताल्लुक़ रखता है आपका कमीशन, अक़लियतों को कुछ फ़ायदा होगा इससे? निश्चित रूप से अक़लियतों को मुझे लगता है कि ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अक़लियत समाज के लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उस वजह से जब ज़्यादा पिछड़े हैं तो जो लिमिट बनाई गई है 8 लाख की या 5 एकड़ ज़मीन की, उसमें अधिक से अधिक लोग उस लिमिट में आ जाएंगे। ट्विटर प्रोफाइल पर उर्दू में अपना नाम डालने पर प्रभा राज को ट्रोल किया गया, लेकिन इन्हें तनकीद का निशाना बनाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी मिला। प्रभा की हिमायत में छिड़ी मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़े। #माई नेम इन उर्दू मुहिम फिलहाल टॉप ट्रेंड है। सोशल मीडिया की दुनिया में लफ्ज ट्रोल का इस्तेमाल आम है। ख्यालात और नजरियात से अदम इत्तेफाक और अलग नुक्ता निगाह की बुनियाद पर अलग राय रखना और इसका इजहार करना अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ये सेहतमंद माशरे की निशानी है, लेकिन जबान से नफरत ये इंतहाई सतही जहनियत की अक्कासी करता है। तमिलनाडु की एक खातून जो उर्दू से वाकफियत नहीं रखती, उसे सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि इसने ट्विटर प्रोफाइल पर अपना नाम उर्दू में लिखा था। उर्दू से नफरत करने वालों ने प्रभा राज को उर्दू में नाम लिखने पर मुसलमान तक गर्दाना, इन्हें धमकियां दी, मगर प्रभा इन सब बातों से खौफ नहीं हुई। Basically, around New Year, one of my friends gave me an Urdu script. I don't know Urdu at all. So when he gave me an Urdu script, I found it very beautiful. So I just said that I will use it as my name. It was my name, Hindu name, Prabha, in Urdu. So I had put it as my handle name in my profile, and soon what happened was I started getting a lot of abusive messages on my comments. Whatever I posted, I got abusive comments. So initially it was like, I have got comments before, so I am politically active on Twitter, so it's not like I'm new to trolls. But what happened was suddenly it was very vicious. So people were being very nasty to me, and then they started saying, hey, you're a Muslim, you don't talk about this, you don't talk about that. So I realized that the hate was not for my tweets as such, but it was actually for my handle name in Urdu, which was associated as a Muslim. So what I did was, I got very frustrated and I just posted that I'm getting a lot of sexual abusive comments and very unreadable stuff on my timeline saying that I'm a Muslim and targeting me, and I have a Hindu name in Urdu. So you don't understand the name, you don't understand anything, but you are using Urdu and you are targeting.
So I said that I am not going to take off my name. I will keep my name in Urdu. You do whatever you want. नफरत के आंधी के दरमियान प्रभराज की हिमायत में बड़ी तादाद में लोग सामने आए। हत्ता कि नफरत की आंधी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने #MyNameInUrdu का ट्रेंड शुरू किया। As soon as I posted, within 15-20 minutes, people started coming and saying that, why is that only you should change your name in Urdu? So we will also change our name in Urdu. And most of them who came in, they also didn't know Urdu. It was only a sense of solidarity. There was nothing like, I know Urdu, so I will keep, I'm a Urdu person, my mother tongue is Urdu, so nothing of that sort. So that night I found a lot of solidarity, and I told people, I thanked them for the solidarity. I said, this is a very beautiful gesture that you guys are giving. And next day morning, I woke up to so many posts, everybody tagging me saying that they were in solidarity with me. So I didn't realize what happened overnight, and then I couldn't even see my notifications. It was so much. So I actually asked people to actually say that this is not solidarity with me, because you are in solidarity with, for the hate I got. So the hate and bigotry which I got because I had a Urdu name. So you can actually use, if you want, you can also show your solidarity. So it was a self-generated hashtag basically. I never wrote the hashtag in my initial tweet or anything. Once people started posting in Urdu, they themselves started writing that, my name in Urdu. So soon it just spiraled into it spiraled very big. So we didn't realize how big it was going, and I couldn't manage. प्रभराज चूंकि सोशल मीडिया पर फाल हैं, वो खुले जहन की हैं, सियासी, समाजी और दीगर मौजुआत पर अपनी बेलाग राय रखती हैं। इनका मानना है कि समाज में अदम तहम्मुल है और इसे समाज को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने उर्दू सीखने का इरादा भी जाहिर किया। I have got a lot of people who have offered that we can teach you Urdu, and I am definitely going to learn Urdu. नफरत के खिलाफ #MyNameInUrdu मुहिम तेजी से मकबूल हो रही है। नफरत के जहर को उर्दू की शीरीनी से जायल और बेअसर कर रही है। उर्दू से मोहब्बत करने वाले तो नफरत के जहर को उर्दू की शीरीनी से जायल और बेअसर कर रही है। उर्दू जबान की जर्रा बराबर भी शुद्ध बुद्ध नहीं रखते, वो भी उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।